दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार। इसका एक सपना था कि उसे कोलंबिया का राष्ट्रपति बनना था। 1982 में जब वो सांसद बन गया तो अपनी पत्नी से उसने एक बात कही थी कि हनी, गेट रेडी टू बी द फर्स्ट लेडी, द डोर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल पैलेस आर गोइंग टू ओपन फॉर अस। यानी तैयार हो जाओ, अब तुम फर्स्ट लेडी बनोगी, राष्ट्रपति की पत्नी को जो कहा जाता है, या स्पाउस को, है ना। प्रेसिडेंशियल पैलेस जो होगा, राष्ट्रपति भवन वहाँ का, उसके दरवाजे अब खुलने वाले हैं। पागलपन इतना कि इस सपने के लिए उसने कोलंबिया में खूब आतंक मचाया, बम धमाके करवाए, जज, पुलिस, पॉलिटिशियंस, इन सब की हत्याएं करवाई, किडनैपिंग कराई, हजारों लोग मरवाए, मगर कोलंबिया झुका नहीं। कोर्ट, आर्मी, मीडिया और आम लोग सब साथ आ गए और अंत में पाब्लो की मौत हुई। पाब्लो का सपना अधूरा रह गया। लेकिन फिर लैटिन अमेरिका ही वो इलाका है जहां गैंग्स और ड्रग कार्टेल्स इतने ताकतवर हैं कि अब ये फर्क करना मुश्किल है कि कहां सरकार की रेड चल रही है और कहां सरकार के नाम पर ड्रग कार्टेल की रेड चल रही है। वेनेजुएला में कार्टेल ऑफ द सन्स की पैट सेना के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स तक के हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, पैनमा, कोका के खेतों से लेकर अमेरिका के रास्ते में जितने देश पड़ते हैं, सभी की लगभग यही कहानी है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम। यूएस इसी बहाने वेनेजुएला पर मिलिट्री स्ट्राइक्स की धमकी दे रहा है, स्ट्राइक्स कर भी रहा है, टैंकर्स को बोट कर रहा है, बोट्स को बॉम्ब कर रहा है, स्ट्रेफ कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मदुरो को कुर्सी छोड़नी होगी वरना सद्दाम हुसैन बना देंगे। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया है कि ड्रग्स के माफिया मदुरो के ऑफिस में नहीं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका की जेल्स में बंद हैं। जेलें जो कभी अपराधियों को सुधारने के लिए बनी थी, कार्टेल का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुकी हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे जेल में हुए एक नरसंहार ने दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग्स में से एक को जन्म दिया? कार्टेल कैसे साउथ अमेरिका के सारे बड़े देशों में घुसे? यही सब जानेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत। कोकेन की तस्करी के इस खेल को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1970-80। उस टाइम लैटिन अमेरिका में दो बहुत बड़ी चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक तो ड्रग्स के खिलाफ जंग, वॉर ऑन ड्रग्स। दूसरा, गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे। पहली चीज़ की शुरुआत की अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने। निक्सन ने 1971 में ऐलान किया कि ड्रग्स नंबर 1 दुश्मन है अमेरिका का। फिर 1980 में रीगन आते हैं। रीगन ने ड्रग्स के खिलाफ एक जंग ही छेड़ दी। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका पर खूब दबाव डाला, जैसे मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, इन पर दबाव डाला गया कि आप कोका की खेती बंद करवाओ अपने यहाँ। नतीजा क्या हुआ? उल्टा हुआ। वहाँ के जंगलों में कोका की खेती और कोकीन का धंधा 10 गुना बढ़ा। क्यों? क्योंकि मांग तो अमेरिका में ही थी और पैसा भी वहीं से आ रहा था, डॉलर्स में। पाब्लो एस्कोबार जैसे लोग रातों रात अरबपति बन गए। पूरा कोकेन का बिजनेस फल फूल गया और उसी समय गांव से लाखों लोग शहरों में भी आ रहे थे। ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया, हर जगह झुग्गी झोपड़ियाँ बनने लगी शहरों में। अब इन सब के लिए नौकरियाँ नहीं थीं, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, इसलिए जो पेटी क्राइम है वो बढ़ने लगा, उसके गिरोह बन गए, है ना, चोरी करना, है ना, कुछ यहाँ से वहाँ कर देना। लेकिन तब तक जेलें गैंग्स का हेडक्वार्टर नहीं बनी थी। जेलें उस वक्त किस काम के लिए थी? दो तरह के शख्स ज़्यादातर जेल में जाते थे। एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो वहाँ की तानाशाही सरकारों के खिलाफ कुछ बोल देते थे, इनको पकड़कर जेल में डालते थे। और दूसरे होते थे मामूली चोर, डाकू या अपराधी जो क्राइम ऑफ पैशन वगैरह करते थे। 1990 के दशक में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर गैंग से जुड़े लोगों को अपने देश से डिपोर्ट करना शुरू किया। तब लॉस एंजलिस जैसे शहरों में MS-13 और 18 स्ट्रीट जैसी गैंग्स तेज़ी से फैल रही थी। इनमें जो लड़के चलते थे गैंग्स में, ज़्यादातर लैटिन अमेरिकी देशों के थे। तो अमेरिकी सरकार को जिन लोगों पर हिंसा, ड्रग तस्करी या गैंग कनेक्शन का शक भी हो जाता, उन्हें डिपोर्ट किया जाता। और इन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि जेलों में इन्हें रखने के लिए जगह नहीं बची। कभी कभार इन सबको खाना तक नसीब नहीं होता था जेलों में, जब डिपोर्ट करने के बाद जेल किया जाता था। इन्हीं हालात के बीच साल 1992 में ब्राज़ील की एक जेल में घटना होती है। ब्राज़ील की कारांदिरो जेल दुनिया की सबसे पैक्ड और बदनाम जेलों में से एक थी। तब जेल में जगह थी 3250 कैदियों के लिए, लेकिन 1992 में उसमें 8000 से ज़्यादा लोग ठुसे हुए थे। 4 बाय 4 मीटर की सेल में 40 कैदी रहते थे और
लोग बारी बारी से ही सो पाते थे, है ना। कुछ लोग फर्श पे सोएंगे, जब ये सो के उठ जाएंगे तब बाकी लोग सोएंगे। गंदगी, बीमारी, भूख और हर रोज़ होने वाली मारपीट आम बात थी। 2 अक्टूबर की दोपहर के वक्त ब्लॉक नंबर 9 में 2 कैदियों के बीच एक मामूली झगड़ा हुआ, लेकिन बात बढ़ गई। कुछ लोग आपस में भिड़ गए, फिर किसी ने चाकू निकाल लिया, अफरा तफरी हो गई और इस सब का फ़ायदा उठाकर कुछ कैदियों ने दीवार तोड़ दी। अब जेल के गार्ड्स इस सब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो इसके बाद पुलिस की दूसरी यूनिट्स को वहाँ बुलाया गया। फिर क्या हुआ, पुलिस के 300 से ज़्यादा जवान राइफल्स लेकर जेल में दाखिल हुए। किसी से बात नहीं की, कैदियों को कुछ कहने का मौका नहीं मिला। आधे घंटे के अंदर 111 कैदियों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि एक भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ था। ज़्यादातर कैदियों की मौत कैसे हुई थी, पीठ या सिर में गोली लगी थी, यानी वो या तो भाग रहे थे या तो सरेंडर कर रहे थे। बाद में मानवाधिकार संस्थाओं ने इसे एक तरफा नरसंहार कहा। अब ये जो घटना हुई सिर्फ खून खराबा नहीं थी, इसने ब्राज़ील की जेल्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस नरसंहार के बाद अपराधियों में इतना गुस्सा भर गया इनमेट्स में कि उन्होंने जेल के अंदर ही खुद को बचाने के लिए एक गैंग बनाया, अपनी सिक्योरिटी के लिए, जेल प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए। सीएनएन में छपी एक रिपोर्ट में इस गैंग के ऑपरेट होने का ब्यौरा आपको मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग को जेल के 8 कैदियों ने मिलकर प्रिमेरो कमांडो द कैपिटल यानी पीसीसी गैंग नाम दिया। उनका मकसद शुरू में सिर्फ इतना था कि जेल में पुलिस या दूसरे कैदियों से उनकी रक्षा करें, लेकिन धीरे धीरे पीसीसी ब्राज़ील का सबसे ताकतवर अपराधी संगठन ही बन गया। आज पीसीसी के कितने मेंबर्स हैं आप हिसाब लगाइए, 40,000। एक तरह की पैरामिलिट्री है ये। जेलों से बाहर ड्रग्स, हथियार, फिरौती सबका बिजनेस चलाते हैं और कई बार तो पूरी की पूरी जेल्स उनके कब्जे में रहती हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि कारंदेरू नरसंहार वो आग थी जिसने लैटिन अमेरिकी जेल्स को गैंग्स का परमानेंट हेडक्वार्टर बनाने की शुरुआत की। छोटा सा झगड़ा दबाने के लिए सरकार ने खुद के पैर पर सोचिए कितनी बड़ी कुल्हाड़ी तब मारी थी और पीसीसी जैसी गैंग्स को जन्म दिया था जो आज भी ब्राज़ील को खोखला कर रही हैं। वेनेजुएला पर आइए, यही वहाँ भी हुआ। साल 2010 से 12 के बीच जेल में एक गैंग बनी जिसका नाम था ट्रेन दे अरागुआ। शुरू में इसका मकसद था सो कॉल्ड नेक मकसद था। जेल में कैदियों को खाना नहीं मिलता था, दवाई नहीं थी, मारपीट होती थी, तो कुछ सख्त कैदी आगे आकर जेल प्रशासन से सवाल करते थे और धीरे धीरे ये प्राणेश कहलाने लगे, मतलब पक्का किलर कैदी। फिर क्या हुआ, कालांतर में यही प्राणेश जेल के असली मालिक हो गए। खौफ इतना हुआ कि नेशनल गार्ड जो वहाँ का अर्धसैनिक बल है या जो रिजर्व आर्मी है वो भी इनका हुक्म मानने लगे। ये गैंग्स जेल के अंदर कैदियों से टैक्स वसूलने लगे, बाहर किडनैपिंग करवाने लगे, फिरौती लेने लगे, ड्रग्स का धंधा चलाने लगे और जेल को क्या हुआ, होटल में तब्दील किया गया। स्विमिंग पूल बने, डिस्को, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि जेल के अंदर इन लोगों ने जू तक बना लिया था। ट्रेन दे अरागुआ का लीडर निन्यो गेरेरो आज भी फरार है। आज ये गैंग वेनेजुएला से निकलकर चिली में मिलेगा आपको, पेरू में है, कोलंबिया में है, यूएस तक में इसकी शाखाएं हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में जिन ड्रग तस्करी वाली बोट्स पर हमला करने का दावा किया उनके बारे में कहा गया कि वो इसी गैंग से जुड़ी थी। हालांकि असल में इन बोट्स और इन गैंग के बीच कोई पक्का सबूत अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है। ब्राज़ील और वेनेजुएला के बाद आप कोलंबिया पे आइए। कोलंबिया में हालात इतने ख़राब हैं कि 2022 में सरकार ने जेल्स में इमरजेंसी लगाई, क्योंकि जब बड़े गैंग्स पर लगाम कसने की कोशिश की गई तो उन्होंने जेल के गार्ड्स पर ही हमला कर दिया। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटनाओं को काबू करने की कोशिश नहीं हुई। अमेरिका की सरकार ने पूरे लैटिन अमेरिका की पुलिस को मिलिटराइज किया है, हथियार दिए, हेलीकॉप्टर्स दिए ताकि जेल में बैठी गैंग्स पर शिकंजा कस दें। लेकिन जैसे इन देशों की सरकारें इन्हें जेल में कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं तो बाहर बैठे इनके जो आदमी हैं हंगामा शुरू करते हैं। इक्वाडोर की सेना के एक पूर्व इंटेलिजेंस चीफ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कोट देते हैं क्या कि असली कमांड सेंटर्स जेल के अंदर हैं कार्टेल्स के, वहीं से देश भर में आतंक मचाने के, ड्रग्स व्यापार के ये आदेश देते हैं। एक और कारण है, पिछले 20 सालों में लैटिन अमेरिका की जेलों में जो आबादी है इनमेट्स की वो बुरी तरह बढ़ी है। सरकारों ने जेल्स को सुधारने में या उनके और बैरक बनाने में पैसा नहीं लगाया है। नतीजा ये हुआ है कि जेल्स ओवरलोड होकर खुद ब खुद गैंग्स के हवाले हो गई हैं। कई जगहों पर कैदियों के पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो किसी गैंग में मेंबर बन जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा आएगा, है ना। इस वजह से ये जेल्स अब बड़े बड़े कार्टेल्स के लिए रोजगार केंद्र जैसी हैं।
अच्छा, ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे जेल प्रशासन थोड़ा बहुत है तो उनके पास एडिक्वेट स्टाफ नहीं है, पैसे नहीं हैं। जहाँ पे स्टाफ है थोड़ा बहुत, उन्हें गैंग्स ने ख़रीद लिया है। बदले में जेल के अंदर क्या होता है, जब स्टाफ खरीद लिया जाता है तो जेल के अंदर आ जाती है शांति। मेक्सिको, ब्राज़ील और इक्वाडोर जैसे देशों में आधी से ज़्यादा जेल्स किसी न किसी गैंग के कंट्रोल में है, वार्डन के नहीं, गैंग के। कुछ जगह सरकार खुद ही कैदियों को गैंग के हिसाब से अलग अलग जेल में बांटती कि भाई MS-13 वाला तू यहाँ जा, तू यहाँ जा। कि भाई आइडिया यही होता है कि आप राइवल गैंग्स को साथ में रखो मत, वरना ये वॉर करेंगे। गैंग लीडर्स को इन जेलों में पूरा आराम मिलता है। छोटे छोटे फ्लैट्स जैसे इनके लिए सेल्स बना दिए जाते हैं, टीवी होता है, सोफ़ा होता है, DVD, यहाँ तक कि छोटी छोटी दुकानें और क्लब्स तक का इंतज़ाम होता है जेल के अंदर। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर्स अंदर रहते हैं फ्लैट में। जैसे ही सरकार कुछ करती है तो लीडर हो जाता है गायब और फिर होता है केओस। इक्वाडोर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ के राष्ट्रपति ने जब जेलों पर सख्ती शुरू की और गैंग लीडर्स को हाई सिक्योरिटी सेल्स में भेजने की कोशिश की तो गैंग्स को ये बात लीक होकर पहले ही पता चल गई। एक गैंग लीडर गायब हुआ और फिर जेल में दंगे शुरू हुए, कई कैदी जेल तोड़कर फरार हुए। गैंग्स ने बाहर भी हमले कराए, पुलिसकर्मियों को अबडक्ट किया, कार बॉम्ब की, TV स्टेशन पर कब्जा किया। सरकार को इस हद तक मजबूर किया गया कि उन्हें सेना को जेल में भेजना पड़ा कैदियों से लड़ने के लिए। इस कारण जेलें अपराध कम करने की जगह अपराध बढ़ाने की मशीन बन गई है। कई देशों में 40% कैदी रिहा होने के बाद दोबारा जेल लौट कर आ रहे हैं। लौट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अंदर उनकी संगत इतनी ख़राब है कि बाहर जाकर वो कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं। ब्राज़ील के दोनों बड़े गैंग्स रेड कमांड और फर्स्ट कैपिटल कमांड जेल्स में ही पैदा हुए थे और आज भी वहीं से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। ब्राज़ील के एक पूर्व गैंग मेंबर जेफरसन क्विरिनो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताते हैं कि उन्होंने जितनी भी जेल्स को देखा है, हर जगह गैंग का राज है। कई जगह गार्ड्स खुद कैदियों के मोबाइल फ़ोन अंदर लाते थे। नए कैदियों से पहले सवाल पूछा था कि भाई तू किस गैंग का है, ताकि गलत जगह अगर उसको भेज दिया गया तो जान से जाएगा। यही वजह है कि जेलें गैंग के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई हैं, भर्ती ग्राउंड बन गई हैं। रोज़गार सिर्फ कैदियों को ही नहीं मिला है, बड़े बड़ी प्राइवेट कंपनियों को भी मिला है जो इनको मैनेज करती हैं ऑन पेपर। ऐसा कहा जाता है इन जेलों में तालों, दीवारों और तारों के पीछे एक ऐसी इकॉनमी चलती है जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ सरकारें भी खर्च करती हैं, प्राइवेट कंपनियाँ भी कमाती हैं और कैदी अपनी खुद की छोटी सी अंडरग्राउंड अर्थव्यवस्था भी चलाते हैं। लेकिन असली कमाई किसके हाथ में जाती है, ये पते का सवाल है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 1.15 करोड़ लोग यानी 1.15 करोड़ लोग जेल्स में हैं ऑन रिकॉर्ड। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए हर साल दुनिया भर की सरकारें सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करती हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को कैद करता है, वही सबसे ज़्यादा खर्च भी करता है, $80.7 बिलियन। ब्राज़ील $4 बिलियन के आसपास। भारत जिसकी जेल आबादी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी है, करीब $1 बिलियन खर्च करता है। इतना पैसा लगाने के बाद भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ओवरक्राउडिंग, गैंग्स, ड्रग्स, इन्हीं चीज़ों ने इन जेलों को मॉडर्न गैंग वॉर के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। इसी नोट पर राजदूत का एपिसोड हम कंक्लूड करते हैं। इसे रिया ने लिखा है और अयान ने रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए खबरगांव।